नमस्कार विद्यार्थियों, भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लास में हम मानव अधिवासों का अध्ययन करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने मानव अधिवासों का परिचय लिया और कितने प्रकार के मानव अधिवास होते हैं उसका एक संक्षिप्त परिचय हमने लिया है। आज हम इस वीडियो में मानव अधिवासों का विस्तृत अध्ययन करने जा रहे हैं। जो भिन्न भिन्न प्रकार हैं मानव अधिवासों के, उन प्रकारों की विशेषता, किस प्रकार से वो निर्मित होते हैं, इस आधार पर हमने आज स्थिति के आधार पर मानव अधिवासों का अध्ययन करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने मानव अधिवासों का निर्माण के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर अध्ययन किया था। आज हम स्थिति के आधार पर मानव अधिवासों का अध्ययन कर रहे हैं। देखने में, बसावट में, किसी स्थान विशेष पर उनका निर्माण का आधार कैसा है, इसको ध्यान में रखते हुए आज हम मानव अधिवासों के जो 4 रूप हैं, 4 प्रकार हैं, इसका अध्ययन करेंगे। मानव अधिवासों को भिन्न भिन्न रूपों में वर्गीकृत किया है। इनकी विशेषताएं, इनकी समस्याएं, इन समस्याओं का निराकरण, इन सब को लेकर के और मानव अधिवासों का आज हम अध्ययन कर रहे हैं। मानव अधिवासों की उत्पत्ति कब से हुई, कैसे हुई, इसका अध्ययन हमने पूर्व वीडियो के अंतर्गत किया था। आज हम स्थिति के आधार पर मानव अधिवासों के जो 4 रूप हैं, जिसके अंतर्गत पहला है गुच्छित अधिवास, दूसरा अर्धगुच्छित अधिवास, तीसरा पल्ली या पूर्वा अधिवास और चौथा है एकांकी अधिवास। गुच्छित अधिवास, संचित अधिवास, इसको कहते हैं अंग्रेजी के अंदर क्लस्टर्ड सेटलमेंट। क्लस्टर्ड का मतलब समूह, अर्थात ये अधिवास कम भूमि पर संख्या में अधिक होते हैं। आवासों के निर्माण के लिए भूमि कम होती है और कम भूमि पर अधिक अधिवास संख्या की दृष्टि से बनाए जाते हैं। इस आधार पर यहाँ पर घरों का एक बड़ा समूह देखने को मिलता है। ऐसे घरों के समूह को बड़े बड़े गांव के नाम से पुकारा जाता है। अधिकांशतः बसावट के लिए लंबी चौड़ी जगह मिल जाती है। उस क्षेत्र में ऐसे गांव विकसित होते हैं, ऐसे अधिवास विकसित होते हैं। इन गुंचित अधिवासों के अंतर्गत अधिवासों की जो संख्या है वो संख्या 50 से लेकर के लगभग 300 आवासों का एक समूह होता है। उसको गुच्छित अधिवास के नाम से जाना जाता है। घर बिल्कुल पास पास सटे हुए होते हैं। घरों के मध्य खाली जगह या स्पेस नहीं होता है। अधिकांश घरों की दीवारें पास पास जुड़ी हुई होती हैं। छोटे आवास होते हैं। ऐसे आवास या ऐसे अधिवासों के अंदर जो रास्ते होते हैं वो काफ़ी संकीर्ण होते हैं, संकड़े होते हैं, घुमावदार गलियां होती हैं। गांव के मध्य में किसी प्रकार से खुले स्थानों का, बड़े स्थानों का अभाव पाया जाता है। ऐसे जो अधिवास होते हैं उनको गुच्छित अधिवास, समूहन अधिवास, विस्तृत अधिवास जैसे अनेक नामों से इन्हें पुकारा जाता है। अधिकांशतः मैदानी क्षेत्रों के अंतर्गत भारत में इस प्रकार के अधिवासों का
प्रारूप देखने को मिलता है। तो ऐसे कुछ इन आदिवासियों की विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं के बारे में अधिकांशतः प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा, आदिवास अर्धगुंछित सेमी क्लस्टर्ड, अर्थात इसके अंदर गुच्छित आदिवास से ये छोटे आकार के गांव होते हैं। इन गांवों के अंदर एक आदिवास से दूसरे आदिवास के मध्य गलियों के द्वारा ये विभाजित होते हैं या अलग होते हैं। एक आदिवास से दूसरे आदिवास के मध्य एक छोटी गली होती है जो दोनों को अलग रखती है। खेत चारों तरफ फैले हुए होते हैं। ऊंचे स्थान पर अधिकांशतः आवास बनाए जाते हैं। सड़कों से, गलियों से ये जुड़े हुए होते हैं। अर्थात ये किसी बड़े गांव के बाहर के हिस्सों की ओर नए गांव के रूप में, नई कॉलोनी के रूप में विकसित अवस्था से बनने वाले आदिवास अर्धगुंछित आदिवास के नाम से जाने जाते हैं। कोई ग्रामीण क्षेत्र का जो केंद्रीय भाग होता है, जहां पर कम भूमि, कम जगह, जैसे परिवारों का विखंडन होने लग जाता है, परिवार बढ़ने लग जाते हैं, तो परिवार ग्रामीण क्षेत्र के केंद्रीय भाग को छोड़ करके गांव के बाहरी सीमाओं की ओर अपने आदिवासियों का निर्माण कर लेते हैं, जिससे कि एक घर से दूसरे घर के बीच थोड़ा सा खुली जगह, खाली स्थान रहता है। ऐसे आदिवास अर्धगुच्छित आदिवास के नाम से जाने जाते हैं। तीसरा है पल्ली या पूर्वा आदिवास, जिसे हम हमारे यहाँ की भाषा में ढाणी कहते हैं, पूर्वा कहते हैं, पल्ली कहते हैं, नंगला कहते हैं। ये अनेकों नाम होते हैं इस प्रकार के आदिवासियों के, या इस प्रकार के ढाणी नुमा आदिवासियों के, जिसमें 5-10 घरों का एक समूह होता है। ये समूह ढाणियाँ गांव कच्चे या पक्के रास्ते से जुड़े हुए होते हैं। लोग खेतों के आसपास अपने इस प्रकार के आदिवासियों का निर्माण कर लेते हैं, जहां कृषि के लिए उनको सुविधाएं आने जाने में मिल जाती हैं। इस प्रकार के जो आदिवास होते हैं उनको पल्ली या ढाणी या पूर्वा आदिवास के नाम से जाना जाता है। चौथे प्रकार का आदिवास होता है एकांकी आदिवास, न्यूक्लियर सेटलमेंट। आज भी हम राजस्थान में या अपने जयपुर के आसपास के परिक्षेत्र में हम देखते हैं कि किसान परिवार अपनी सुविधाओं को, कृषि संबंधी सुविधाओं को देखते हुए खेतों में अपने आवासों का निर्माण कर लेते हैं। 1-2 घरों का, 1-2 आवासों का निर्माण कर लेते हैं, जहां उनको कृषि कार्य में सुविधा होती है। इस प्रकार से दूर दूर एक घर से दूसरे घर के मध्य में खेतों का अंतर होता है। ऐसे जो आवास होते हैं उनको एकाकी आदिवास कहते हैं। तो इस तरीके से ये एकाकी आदिवास बाजार के लिए अपने महत्वपूर्ण आधारभूत सुविधाओं के लिए बड़े गांव से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन इन आदिवासियों में रहने वाले जो लोग होते हैं उनमें भाईचारे की भावना कम होती है, सामाजिक रिश्तों की प्रगाढ़ता में कमी होती है, एक दूसरे के सामंजस्य या सहायता या समूह की भावना कम होती है, क्योंकि इन परिवारों में एकाकीपन की भावना अधिक पनपने लग जाती है। ये स्वतंत्र जीवन जीने के आदी होते हैं, अकेले रह कर के अपना स्वतंत्र जीवन जी पाते हैं, एक दूसरे के हस्तक्षेप से ये मुक्त होते हैं। इस प्रकार के आदिवास को एकाकी आदिवास कहते हैं।
तो इस प्रकार से ये स्थिति के आधार पर 4 प्रकार के अधिवास थे, जिनका रूप आज हम राजस्थान में, देश में देखने को मिल जाता है। ऐसे उदाहरण भी देखने को मिल जाते हैं। इन सभी अधिवासों की कुछ सुविधाएं होती हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं, तो किसी की बड़ी कमियां होती हैं, समस्याएं भी होती हैं। इन ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं का, इनका लेखा जोखा हम आगे ले रहे हैं। इसके बाद में मानव अधिवासों को वर्गीकरण करने का जो एक तीसरा प्रारूप है, तीसरा प्रकार है, जिसके आधार पर आजकल अधिकांश गांव निर्मित हुए हैं, अधिकांश गांव बसे हुए हैं। वो तीसरा प्रकार है आकृति या प्रारूप के आधार पर ग्रामीण अधिवास। आकृति या प्रारूप के आधार पर ग्रामीण अधिवास। कोई गांव दूर से देखने में किस प्रकार की आकृति में नजर आता है, किस प्रकार के प्रारूप में बसा हुआ है, किस प्रकार के डिजाइन में बसा हुआ है, इसको आकृति या प्रारूप के नाम से जाना जाता है। किसी दूर दराज से हम देखते हैं तो हमें किसी ग्रामीण क्षेत्र की आवासों की एक आकृति अलग ही दिखाई देती है, जिसे हम गणित की ज्यामितीय आकृतियों के आधार पर पहचानते हैं। हमने गणित के अंदर ज्यामितीय आकृतियाँ, त्रिभुज पढ़ा है, रेखीय पढ़ा है, वर्गाकार पढ़ा है, आयताकार पढ़ा है, वृत्ताकार पढ़ा है, चौकपट्टी प्रतिरूप पढ़ा है। ऐसे अनेक ज्यामितीय आकृतियाँ होती हैं और इस प्रकार के ग्रामीण अधिवास ऐसी ही कुछ धरातलीय या भौगोलिक परिस्थितियों का अनुसरण करके अपने गांव या अधिवास निर्मित कर लेते हैं, जिससे उस गांव की आकृति इस प्रकार की ज्यामितीय आकृति के रूप में दिखाई देती है। ऐसी ज्यामितीय आकृतियों के आधार पर लगभग 10 प्रकार के अधिवास प्रारूप देखने को मिलते हैं, जिनके अंतर्गत पहला अगर हम बात कर लेते हैं तो ये होता है रेखीय प्रतिरूप या प्रारूप। रेखीय प्रतिरूप या प्रारूप, इस प्रकार के रेखीय प्रतिरूप के गांव या अधिवासों की आकृति एक लंबे रेखा के रूप में बसे हुए गांव के रूप में प्रतीत होती है। ऐसे गांव का विकास कब होता है? जब किसी धरातलीय क्षेत्र के बीच में से होकर के कोई सड़क मार्ग गुजर रहा होता है और इस सड़क मार्ग के दोनों ओर सड़क के सहारे सहारे इस प्रकार से अधिवासों का निर्माण हो जाता है। दोनों ओर तो ये गांव दूर से रेखा के रूप में प्रतीत होता है, क्योंकि ये सड़क एक रेखीय प्रतिरूप है और इस सड़क के दोनों ओर आदिवासों का जब निर्माण हो जाता है तो रेखीय प्रतिरूप विकसित होता है। इसके साथ में ही सड़क के अलावा कोई रेलवे लाइन, रेलवे पटरी हो, इस पटरी के दोनों ओर आदिवासों का निर्माण हो जाए
किसी नदी तट के सहारे आदिवासियों का दोनों ओर निर्माण हो जाता है, कोई नहर निकल करके जा रही और उस नहर के दोनों ओर आदिवासियों का निर्माण हो जाए, या दोनों ओर पहाड़ियाँ होती हैं और बीच के अंदर समतल भूमि होती है, तो उन पहाड़ियों के मध्य लंबे आकार के अंतर्गत आदिवासियों का जब निर्माण हो जाता है तो ऐसे रेखीय प्रतिरूप वाले ग्राम या आदिवास नजर आते हैं या विकसित होते हैं। या फिर किसी तटीय स्थल पर या समुद्र किनारे पर इस प्रकार के तट के सहारे सारे एक रेखा के रूप में ग्रामीण आदिवास विकसित हो जाते हैं। ये मुख्य कारण होता है इस प्रकार के आदिवासियों के निर्माण के पीछे। अरिये प्रतिरूप, अरिये प्रतिरूप, त्रिज्याकार प्रतिरूप, इस प्रकार के आदिवासियों का निर्माण जब किसी गांव के केंद्रीय भाग में कई दिशाओं की ओर से रास्ते आते हैं और इन सभी रास्तों के सहारे आदिवासियों का निर्माण हो जाता है, या बाहरी क्षेत्रों से गांव के केंद्रीय भाग में आकर के रास्ते एक जगह पर मिलते हैं, इन सभी दिशाओं से आने वाले रास्तों के सहारे पर आदिवासियों का जब निर्माण हो जाता है तो ऐसा गांव अरिये प्रतिरूप का अनुसरण करने लग जाता है। अधिकांशतः इस प्रकार के आदिवास खुले और लंबे चौड़े धरातलीय क्षेत्रों पर देखने को मिलते हैं। तीसरा जो होता है आयताकार प्रतिरूप, आयताकार प्रतिरूप, आयत जैसी आकृति किसी ग्रामीण परिक्षेत्र की नजर आती है। इसके अंतर्गत मैदानी क्षेत्र में कोई भी गांव एक आयत के रूप में विकसित हो जाता है। इस गांव का विकास जब चारों दिशाओं से कोई मार्ग या सड़कें आकर के मिला करती हैं और इन सड़कों में पूर्व पश्चिम या उत्तर दक्षिण कोई भी दिशा की सड़क के सहारे पर लंबे आकार में और दूसरी दिशा की सहारे पर छोटे आकार के अंतर्गत आवासों का जब निर्माण होता है तो इस प्रकार के आयताकार घरों का, आदिवासियों का या गांवों का विकास होता है। चौथा चौक पट्टी या वर्गाकार, चौक पट्टी या वर्गाकार, इस प्रकार के आदिवास आयत जैसी आकृति से शुरुआत लेते हैं, लेकिन इस प्रकार के गांव की लंबाई और चौड़ाई के सीमा क्षेत्र में समानता रहती है, बराबरी रहती है, क्योंकि ये मैदानी और चौकोर क्षेत्र में विकसित होते हैं जहां पर चारों ही दिशाओं की ओर बराबरी में बढ़ने का स्थल इनको उपलब्ध हो जाने की वजह से चौक पट्टी या वर्गाकार आकार के आदिवास प्रारूप या प्रतिरूप विकसित हो जाते हैं। अधिकांश ऐसे जो आदिवास प्रारूप या गांव जो होंगे वो मैदानी क्षेत्रों के अंदर विकसित होते हैं।
त्रिभुजाकार त्रिभुजाकार प्रतिरूप। इस प्रकार के ट्राइंगलीय जो डिजाइन होती हैं या प्रारूप जो होते हैं वो किन्हीं दो दिशाओं से सड़कें आकर के एक जगह पर मिल जाती हैं, उनका मिलन बिंदु एक होता है, तो दोनों ओर से आने वाली सड़कों के किनारे किनारे पर अधिवासों का जब निर्माण हो जाता है तो ऐसे त्रिभुजाकार प्रतिरूप विकसित होते हैं। या दो दिशाओं से दो तटीय सीमाएं आकर के एक बिंदु पर मिल जाती हैं और उन तटीय क्षेत्रों के सहारे सहारे पर अधिवास विकसित हो जाते हैं, तो त्रिभुजाकार प्रतिरूप निर्मित हो जाता है। जैसे भारत में कुमारी अंतरीप कन्याकुमारी तट के आसपास की जो बस्तियां बसी हुई हैं, गांव बसे हुए हैं, वो इसी प्रकार के त्रिभुजाकार प्रतिरूप का अनुसरण करते हैं। यहाँ पर दोनों ओर से आगे बढ़ने के लिए उनको भूमि उपलब्ध नहीं होती है, इस वजह से इस गांव का विकास आगे समुद्र की ओर से अवरुद्ध हो जाता है, पीछे की ओर दोनों ही दिशाओं की ओर आगे की बढ़ता हुआ चला जाता है, इसलिए त्रिभुजाकार प्रतिरूप का निर्माण होता है। छह नंबर वृत्ताकार प्रतिरूप। वृत्ताकार कहें या गोलाकार कहें, इस प्रकार के गांव, प्राचीन गांव जो थे, प्राचीन समय में बसे हुए गांव थे, वो अधिकांशतः गोलाकार आकृति में बसे होते थे, क्योंकि इस प्रकार के गांवों में अधिवासों का निर्माण इसलिए किया जाता था ताकि बाहर के परिक्षेत्र से गांव के अंदरूनी भाग को सुरक्षा मिल सके। या तो इस प्रकार के वृत्ताकार प्रतिरूप किसी झील या किसी तालाब, गांव के मध्यवर्ती भाग के अंदर कोई तालाब, कोई छोटा पोखर, झील हो और उसके चारों ओर आवासों का निर्माण हो जाता था, तो वृत्ताकार प्रतिरूप विकसित हो जाता है। कई बार गांव के केंद्रीय या मध्यवर्ती भाग को ग्रामीण क्षेत्र सामूहिक क्रियाओं के लिए खुला रखते थे और चारों ओर अपने आवासों का निर्माण कर लेते थे, तब भी वृत्ताकार प्रतिरूप का विकास होता था। प्राचीन समय के अंतर्गत बाहरी जानवरों से, बाहरी युद्धों से या किसी प्रकार के बाहरी आक्रमणों से बचने के लिए भी लोग गांव को वृत्ताकार रूप में विकसित कर लेते थे। ऐसे गांव में प्रवेश के लिए केवल एक ही दिशा से एक ही मार्ग होता था। इस आधार पर प्रतिरूप जो विकसित होता था उसको वृत्ताकार प्रतिरूप कहते थे। इसके बाद में सातवां है पंखा नुमा प्रतिरूप। पंखानुमा प्रतिरूप अधिवास का निर्माण जब किसी गांव के केंद्रीय भाग में तीन दिशाओं से आकर के रास्ते एक चौक में एक केंद्र में आकर के जुड़ते थे और उन तीनों ही दिशाओं के रास्तों के सहारे पर बस्ती का विस्तार हो जाता था, तब जाकर के पंखानुमा प्रतिरूप विकसित होता था। इसका जो केंद्रीय भाग होता था वो तो वृत्ताकार प्रतिरूप के रूप में विकसित होता था, लेकिन जैसे ही गांव में आवासों की संख्या बढ़ती थी तो तीन दिशाओं में जो रास्ते खुले हुए होते थे उनके सहारे पर अधिवासों का निर्माण हो जाता था।
तो दूर से देखने पर ये पंखे जैसे प्रतिरूप में दिखाई देने वाली ग्रामीण बस्ती विकसित हो जाती थी, क्योंकि केंद्रीय भाग जो इसका होता था वो प्राचीन समय में बसा हुआ था। लेकिन जैसे ही आबादी बढ़ती है तो बाहर की ओर से जो रास्ते जोड़ने वाले होते हैं उनके सहारे पर अधिवासियों का निर्माण होने लग जाता है, तो ऐसे पंखानुमा प्रतिरूप का विकास होता है। आठवां है मधु छत्ता प्रतिरूप। ये मधुमक्खी के छत्ते की तरह विकसित अधिवास होते हैं। अधिकांशतः ऐसे अधिवास भारत में या विश्व के अंतर्गत आदिवासी क्षेत्रों के अंतर्गत रहने वाली जो जनजातियां होती हैं वो अपने झोंपड़ियों का निर्माण इस प्रकार से गुंबदाकार करते हैं, टोपीनुमा करते हैं और गोलाकार रूप के अंतर्गत करते हैं। पास पास में एक एक झोंपड़ियां, झोंपनुमा, टोपीनुमा आकृति में। तो दूर से देखने पर वो ऐसे मधु छत्ता, मधुमक्खी के छत्ते के रूप में बसा हुआ गांव प्रतीत होता है। और अंतिम जो है प्रतिरूप अनियंत्रित। अनियंत्रित प्रतिरूप में किसी भी प्रकार की ज्यामितीय आकृति का अनुसरण नहीं किया जाता। लोग जिसको जहां जगह मिली उसी के अनुसार अपने आवासों का निर्माण कर लेते हैं। अपने आवासों का जो मुख होता है वो किसी भी दिशा के रूप में या किसी भी दिशा की तरफ कर लेते हैं। इस प्रकार से बिना नियंत्रण किए हुए, बिना किसी आकृति का अनुसरण किए हुए अपने अधिवासों का निर्माण कर लेते हैं, तब जाकर के अनियंत्रित अधिवास प्रतिरूप का विकास होता है। इस प्रकार से आकृति के आधार पर हमारे ये अधिवासों के 9 प्रतिरूप थे। तो प्रतिरूपों के आधार पर, आकृति के आधार पर ये 9 रूप हैं। अधिकांश बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत आकृति या प्रारूप या प्रतिरूप के आधार पर जो अधिवास बनते हैं उन्हीं में से प्रश्न पूछता है, और इनकी आकृति किस प्रकार की होती है, ज्यामितीय आकृति, उसको भी वो चित्रित करवा लेता, लिखवा लेता है। इसलिए हमें आकृति सहित इनका अध्ययन करना है। ठीक है।